सभी छात्रों और दोस्तों का एसआर एकेडमी के इस बेहद खास और धमाकेदार एक्सप्लेनेर सेशन में जोरदार स्वागत है। आज का हमारा ये पूरा सेशन एकदम हाई एनर्जी और आपके एग्जाम के लिए टू द पॉइंट होने वाला है। आज हम फिजिक्स के उस रहस्य को डिकोड करेंगे जो क्लास 11वीं, 12वीं, TRE 4.0 और PGT जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है। हम बात कर रहे हैं पदार्थ की दोहरी प्रकृति यानी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की। तो बस अपना पूरा फोकस बनाए रखिए क्योंकि आज का ये विश्लेषण सीधे आपकी एग्जाम की तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला है। सेशन की शुरुआत करते हैं इस सबसे बुनियादी सवाल से। सोचिए, क्या पदार्थ एक कण है या फिर एक तरंग? क्वांटम मैकेनिक्स का ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को ही पलट कर रख दिया था। सदियों से हम यही मानते आ रहे थे कि जिन चीजों को हम छू सकते हैं वो सिर्फ पार्टिकल्स यानी कण हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना ही है? चलिए आज इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सक्सेस के लिए एक क्लियर रोड मैप होना बहुत जरूरी है। आज के हमारे टॉपिक हैं, पहला, पदार्थ की दोहरी प्रकृति, दूसरा, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, तीसरा, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, चौथा, फेज और ग्रुप वेलोसिटी, और अंत में रैपिड फायर एग्जाम रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, पदार्थ की दोहरी प्रकृति, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पदार्थ के अंदर तरंगों यानी वेव्स के गुण छिपे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए विशाल ग्रहों तक हर मूविंग चीज के साथ एक वेव जुड़ी होती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स का एक प्रूव्ड फैक्ट है। और ये जो तरंग दैर्ध्य है यानी वेवलेंथ है ना, ये सीधे तौर पर उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे और एग्जाम के नजरिए से बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, डी ब्रोगली तरंग समीकरण। अब जरा इसके गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डी ब्रॉगली ने असल में दो महान साइंटिस्ट के सिद्धांतों को बड़ी ही चतुराई से मिला दिया था। पहला स्टेप है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, जहां एनर्जी E बराबर होती है hf के। दूसरा स्टेप है आइंस्टाइन की वो मशहूर इक्वेशन E=mc²। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है mc² hc/λ, और इसे सॉल्व करने पर फाइनल रिजल्ट आता है λ=h/mc, जो कि फोटॉन के लिए है। लेकिन जब हम इसे किसी भी आम मूविंग पार्टिकल के लिए लिखते हैं तो बस प्रकाश की गति c की जगह सामान्य वेग v लगा देते हैं और हमारी इक्वेशन बन जाती है λ=h/mv। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला जो आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिलाएगा। डी ब्रॉगली सूत्र λ=h/p। यहाँ h अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है और p संवेग यानी मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से सबसे तगड़ा कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। एकदम सिंपल। अब आपके मन में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आ रहा होगा कि अगर हर मूविंग चीज एक वेव है तो क्रिकेट या बेसबॉल खेलते वक्त बॉल हमें वेव की तरह लहराती हुई क्यों नहीं दिखती? है ना कमाल का सवाल। इसका जवाब इसके फॉर्मूले में ही है। अगर हम 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके गए 1 किलो के बेसबॉल की कैलकुलेशन करें तो उसकी वेवलेंथ 10⁻³ मीटर्स के आसपास आती है। मतलब इतना अकल्पनीय रूप से छोटा कि दुनिया की कोई भी मशीन इसे नहीं नाप सकती। लेकिन दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना मामूली होता है कि उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम आसानी से नाप सकते हैं। इसीलिए ये वेव नेचर सिर्फ क्वांटम लेवल पर ही असर दिखाता है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे भाग पर, डेविसन-जर्मर प्रयोग। ये वो जगह है जहां हमें प्रैक्टिकल सबूत मिला। अगर हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर गौर करें तो इसी ने फिजिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया था। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें एक टंगस्टन फिलामेंट को गर्म करके इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को एक वोल्टेज के जरिए एक्सेलरेट करके सीधा एक निकल क्रिस्टल के टारगेट पर फायर किया जाता है। इस क्रिस्टल के चारों तरफ एक मूवेबल डिटेक्टर लगा हुआ है जिसका काम है टकराकर लौटने वाले इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट करना और मापना। और रिजल्ट क्या निकला? एकदम चौंकाने वाला। डिटेक्टर ने बिल्कुल वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्ड किया जैसा एक्स-रे किसी क्रिस्टल से टकराने पर बनाती हैं।
अब हम सब जानते हैं कि एक्सरे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं, तो इससे बिना किसी शक के ये साबित हो गया कि वो मूविंग इलेक्ट्रॉन असल में वेव की तरह बर्ताव कर रहे थे। ये जो नंबर है ना 1.66 एंगस्ट्रॉम, इसे एकदम अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये फेवरेट डेटा है। जब डेविसन और जर्मन ने 44 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट किया तो उन्हें इसी वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिली। और सबसे मजेदार बात क्या थी पता है? जब डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से इसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की गई तो वो भी बिल्कुल 1.66 एंगस्ट्रॉम ही निकली। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का ये परफेक्ट मैच साइंस की हिस्ट्री के सबसे शानदार पलों में से एक था। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, कला और समूह वेग यानी फेज और ग्रुप वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। जब हम कहते हैं कि एक पार्टिकल के साथ वेव जुड़ी है, तो असल में वो कोई एक अकेली वेव नहीं होती, बल्कि बहुत सारी वेव्स का एक गुच्छा या वेव पैकेट होता है। अब कला वेग यानी फेज वेलोसिटी वो स्पीड है जिस पर उस पैकेट के अंदर की कोई एक सिंगल वेव आगे बढ़ती है। इसके उलट समूह वेग यानी ग्रुप वेलोसिटी वो स्पीड है जिस पर वो पूरा का पूरा वेव पैकेट एक साथ आगे बढ़ता है। और हमेशा याद रखिए, फिजिकल रूप से ये वेव पैकेट ही वो पार्टिकल है, इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होती है। आइए जरा इसके गणित को भी देख लेते हैं। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ω/k और ग्रुप वेलोसिटी का है dω/dk। लेकिन यहाँ एक ऐसा फिजिक्स का फैक्ट है जो सच में दिमाग घुमा देता है। अगर हम फेज वेलोसिटी vp को कैलकुलेट करें तो वो c²/v आता है। अब चूंकि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा लाइट की स्पीड से कम ही होगी, इसका सीधा सा मतलब है कि डी ब्रॉगली वेव्स की फेज वेलोसिटी असल में लाइट की स्पीड से भी तेज होती है ना? एकदम माइंड ब्लोइंग। अब वक्त है हमारे आखिरी और सबसे धमाकेदार सेक्शन का, भाग 5, रैपिड फायर एग्जाम रिविजन और प्रैक्टिस। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। ये एक ऐसा क्लासिक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सवाल है, अगर किसी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या होगा? और इसका फटाफट जवाब है वेवलेंथ आधी हो जाएगी। एकदम सिंपल, ये सीधे तौर पर लैम्डा = h/mv फॉर्मूले पर बेस्ड है। वेलोसिटी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी बढ़ी तो वेवलेंथ घटी, इसे तो कभी भूलना ही नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जरा क्वांटम मेजरमेंट की लिमिट्स के बारे में सोचिए। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि हम एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों परफेक्टली नहीं नाप सकते? बिल्कुल सही पकड़े, ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका फॉर्मूला है ΔX ΔP > h/4π। ये जो अनिश्चितता है ना, ये सीधे तौर पर मैटर के वेव नेचर से जुड़ी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई एक पॉइंट नहीं बल्कि एक फैला हुआ वेव पैकेट है, इसलिए उसकी सटीक पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मापना नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर, ताकि ये प्रैक्टिकल सबूत हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाए। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्या साबित किया था? एकदम सटीक जवाब। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाते हैं जो बिना किसी डाउट के उनके वेव नेचर को साबित करता है। और इसी के साथ हमने इस पूरे चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लॉक कर दिया है। और अब सेशन खत्म करने से पहले इस शानदार थॉट पर गौर कीजिएगा। सभी भौतिक वस्तुएं, छोटी हों या बड़ी, जब तक वे गति में रहती हैं, उनके साथ एक पदार्थ तरंग जुड़ी होती है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का वो यूनिवर्सल सच है जो हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अमेजिंग और रहस्यमय है। बस इसी एनर्जी और मोटिवेशन को अपनी पढ़ाई में लगाइए और आने वाले हर एग्जाम में टॉप कीजिए। एसआर एकेडमी के शानदार एक्सप्लेनेशन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन सेशंस हम आपके लिए लाते रहें। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।